नमस्कार। चलिए आज भारतीय बैंकिंग प्रणाली की दुनिया में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर यह काम कैसे करती है। ये विश्लेषण उन सभी के लिए बहुत जरूरी है जो सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, पर साथ ही ये हर उस इंसान के लिए भी फायदेमंद है जो देश की अर्थव्यवस्था की इस रीढ़ की हड्डी को समझना चाहता है। तो शुरू करते हैं। अपनी इस चर्चा को आसान बनाने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांट दिया है। हम शुरुआत करेंगे बैंकिंग के इतिहास से, फिर आरबीआई और उसकी नीतियों को समझेंगे, भारत में कितने तरह के बैंक हैं उन्हें देखेंगे, एनपीए जैसी चुनौतियों पर बात करेंगे और हाँ, आखिर में परीक्षा के लिहाज से कुछ बेहद ज़रूरी फैक्ट्स को भी दोहराएंगे। देखिए, किसी भी सिस्टम को अगर समझना है ना, तो उसकी जड़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए चलिए अपनी बात शुरू करते हैं भारत में बैंकिंग के ऐतिहासिक सफ़र से। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि आज का हमारा बैंकिंग सिस्टम ऐसा क्यों है जैसा वो है। तो कहानी शुरू होती है 1770 से। भारत का पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसके बाद आए 3 बड़े प्रेसिडेंसी बैंक्स, बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। अब दिलचस्प बात यह हुई कि 1921 में इन तीनों को मिलाकर एक कर दिया गया और वो बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर आज़ादी के बाद 1955 में इसी बैंक को एक नया नाम और एक नई पहचान मिली और ये बन गया हम सब का जाना पहचाना भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई। तो इस तरह से धीरे धीरे एक मजबूत बैंकिंग ढांचे की नींव रखी गई। आज़ादी के बाद एक बड़ा लक्ष्य ये था कि बैंकिंग का फायदा सिर्फ बड़े शहरों और उद्योगों तक ही न रह जाए, बल्कि देश के गांवों और किसानों तक भी पहुंचे। बस इसी सामाजिक और आर्थिक मकसद को पूरा करने के लिए 1969 और फिर 1980 में बड़े पैमाने पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस कदम से बैंकिंग सेक्टर सीधे तौर पर सरकार के कंट्रोल में आ गया। चलिए अब बात करते हैं भारत के मौद्रिक जगत के सबसे बड़ी खिलाड़ी की, इसके आर्किटेक्ट की, यानी भारतीय रिजर्व बैंक की। आरबीआई से जुड़े ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। खास तौर पर यह याद रखना जरूरी है कि इसकी सिफारिश हिल्टन यंग कमीशन ने की थी। इसकी स्थापना 1935 में हुई और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। ये तारीखें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आरबीआई का काम सिर्फ नोट छापना ही नहीं है, बल्कि वो पूरी अर्थव्यवस्था का मैनेजर है। ये सरकार के लिए बैंक का काम करता है, देश की विदेशी मुद्रा को संभालता है और सबसे जरूरी, ये बैंकों का बैंकर है। मतलब जब किसी भी बैंक पर कोई संकट आता है तो आरबीआई अंतिम ऋणदाता के तौर पर उसकी मदद के लिए आगे आता है। इसी वजह से बैंकिंग सिस्टम में हम सबका भरोसा बना रहता है। अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जो परीक्षा के नजरिए से शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ हम उन ताकतवर हथियारों को समझेंगे जिनका इस्तेमाल आरबीआई महंगाई को काबू में रखने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखने के लिए करता है। अच्छा, ये टेबल आरबीआई के मुख्य हथियारों को बहुत आसान भाषा में समझाती है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, रेपो रेट का। ये वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बाकी बैंकों को कर्ज देता है। अब सोचिए, अगर आरबीआई ने इस रेट को बढ़ा दिया तो क्या होगा? बैंकों के लिए पैसा लेना महंगा हो जाएगा और वो आगे हमें और आपको दिए जाने वाले होम लोन और कार लोन भी महंगे कर देंगे। इसी तरह सीआरआर और एसएलआर से ये तय होता है कि बैंकों के पास कर्ज देने के लिए कितना पैसा उपलब्ध रहेगा। तो अब जब हम देश के सेंट्रल बैंक आरबीआई को समझ गए हैं, तो चलिए अब देखते हैं कि इसके अंडर काम करने वाले अलग अलग तरह के बैंक कौन से हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या आरआरबीज, इनका मुख्य मकसद ही है ग्रामीण इलाकों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना। अब इनकी ओनरशिप का जो स्ट्रक्चर है वो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, इसमें 50% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की है, 15% राज्य सरकार की और बाकी 35% स्पॉन्सर बैंक की होती है। ये 50-15-35 का अनुपात याद रखना बहुत जरूरी है। बैंकिंग सेक्टर में नए एक्सपेरिमेंट्स के तौर पर पेमेंट्स बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आए। नचिकेत मोर कमेटी की सिफारिशों पर बने इन बैंकों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है लोन देने की क्षमता का। पेमेंट्स बैंक्स जैसे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक पैसा जमा तो कर सकते हैं, पर वो लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते। दूसरी तरफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स छोटे कारोबारियों और किसानों को लोन भी दे सकते हैं। यही इनका मूल अंतर है। कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। बैंकिंग की इस चमक दमक के पीछे एक बहुत बड़ी चुनौती छिपी है जिसे हम बैड लोन या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए के नाम से जानते हैं।
चलिए समझते हैं कि ये बला क्या है और ये बैंकिंग सेक्टर के लिए इतनी बड़ी सिरदर्दी क्यों है। तो कोई भी लोन एनपीए बनता कब है? इसका एक सीधा साधा नियम है, 90 दिनों का नियम। अगर किसी भी लोन की किस्त या ब्याज 90 दिनों तक नहीं चुकाया जाता है तो बैंक उस लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट मान लेता है। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा कर्ज है जिससे बैंक की कमाई होनी बंद हो गई है। कोई भी लोन रातों रात लॉस एसेट यानी डूबा हुआ कर्ज नहीं बन जाता। इसकी पूरी एक प्रक्रिया होती है। जब तक किस्तें आ रही हैं वो स्टैंडर्ड है, 90 दिन बाद वो सब स्टैंडर्ड बन जाता है। अगर साल भर तक पैसा नहीं आया तो वो डाउटफुल यानी संदिग्ध की कैटेगरी में चला जाता है। और आखिर में जब वसूली की कोई भी उम्मीद खत्म हो जाती है तो उसे लॉस एसेट मानकर बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। हर अगला कदम बैंक के लिए खतरे की घंटी होता है। चलिए अब फटाफट कुछ ऐसे जरूरी फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो एग्जाम्स में सीधे पूछ लिए जाते हैं। ये एक तरह का रैपिड फायर राउंड होगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भारतीय बैंकिंग के इतिहास में साल 1969 एक मील का पत्थर माना जाता है। इस एक साल में दो बहुत बड़ी घटनाएं हुई। पहली, नरीमन समिति की सिफारिश पर लीड बैंक योजना की शुरुआत हुई और दूसरी, देश के 14 बड़े प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इन दोनों ही कदमों ने भारत में बैंकिंग की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। आरबीआई गवर्नर से जुड़े ये 3 नाम जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहले गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख और वर्तमान में जो 25वें गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास। और अंत में भविष्य को देखते हुए एक सवाल। अब जब भारत डिजिटल रुपये यानी सीबीडीसी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है तो जरा सोचिए, आरबीआई का कौन सा पारंपरिक हथियार, कौन सा मॉनेटरी टूल सबसे पहले पुराना या अप्रासंगिक हो जाएगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।